नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा है। एक बार फिर आपके सामने हूं। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए भगवान। असल में खुदा कहने पर एफआईआर हो सकती है, इसलिए भगवान कहा। इस देश की अजीब सी रवायत है। ये जो तथाकथित प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें नेहरू की सादगी के किस्से बताने में बहुत मजा आता है। और सादगी के इन किस्सों में नेहरू ने अपने पुरखों का घर आनंद भवन देश को दान कर दिया था। उन्हें पैसों से ज्यादा लगाव नहीं था। वो अपनी जेब में रखे हुए रुपए पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में बांट दिया करते थे। और एक किस्सा तो ये है कि एक बार उन्होंने शिमला के सर्किट हाउस में, वो जमाना जब शिमला पंजाब में था, अपनी बहन के ठहरने का 2500 का बिल 5 किस्तों में अपनी जेब से चुकाया था, यानी हर महीने 500 रुपए दिया करते थे। एक किस्सा यह भी है कि एक बार रियाद गए थे, तो वहां से उन्हें कार उपहार में मिली, जिसे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के निजी बेड़े में शामिल करवा दिया था। वो सादा खाना पसंद करते थे और हमेशा सादा खाना खाते थे। इतना सब सादा 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 कहने वाले इन प्रगतिशीलों की आंखों पर नेहरू का चश्मा ऐसा चढ़ा है कि हद हो गई। लेकिन सादगी की असली जीवंत मिसाल को वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम आपको आज के, यानी इस आधुनिक युग के सादगी के सरोवर, भारत के इकलौते नॉन लॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल इंसान के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका सारा जीवन सादगी की मिसाल है। सादगी की इतनी मिसालें हैं इस जीवन में कि जिसे सुनाते सुनाते खुद उनकी आंखों से अक्सर आंसू बहने लगते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सादगी के इस महापुरुष ने अपना सादा जीवन बहुत ही सादगी से शुरू किया और कई दशकों तक किसी को यह पता ही नहीं चला कि ये महापुरुष तब वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जबकि वो स्टेशन बना तक नहीं था। अपनी सादगी के चलते इन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और लगातार कई सालों तक वहां चाय बेचकर अपना खर्च चलाते रहे। क्या नेहरू ने कभी चाय बेची है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि चाय बेचना किसे कहते हैं। मैं यहां किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर पैमाना सादगी हो तो चाय बेचने की सादगी किसी भी पैमाने पर नापिए, हमेशा ऊपर ही मिलेगी। सादगी का ऐसा खेल आपने कहीं नहीं देखा होगा। सादगी का आलम यह है कि ये खाने में महापुरुषों को भी मात करते हैं। अब तक मिली खबरों के अनुसार ये काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी ग्रहण करते हैं। नेहरू क्या सादगी से रहे होंगे। सुनते हैं कि नेहरू तो दाल, सब्जी, फल, सलाद खाते थे और उन्हें तो तंदूरी चिकन भी पसंद था, यानी बहुत सारे लोग उन्हें खाते हुए देखते थे। हमारे वाले महापुरुष सिर्फ काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी पर गुजर करते हैं और उन्हें खाते हुए भी बहुत कम लोगों ने देखा है, अक्सर नहीं देखा है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि नेहरू के कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। प्रगतिशील लोग तो इसकी भी सफाई देते हैं। कहा जाता है कि खुद नेहरू ने अपने समय में ही इस बात का खंडन कर दिया था, लेकिन यह बात तो सही लगती है। आप नेहरू की कोई भी तस्वीर निकाल लीजिए, वो चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहने हुए होते हैं। एक जैकेट होती है जिसे अब नाम ही नेहरू जैकेट दे दिया गया है। एक टोपी मिलती है और एक कुर्ता होता है। अब हर तस्वीर में एक ही जैसे कपड़े और हर तस्वीर में कपड़ों में वही चमक दिखाई देती है। अगर वो भारत में या अपने घर में ही ऐसे कपड़े धुलवाते तो बताइए इतनी चमक कपड़ों में कैसे आ सकती थी। हमारे महामानव पेरिस में कपड़े नहीं धुलवाते, वो तो दरअसल भारत में भी कपड़े नहीं धुलवाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पिछले 10 सालों की उनकी तस्वीर निकालकर तुलना कर लीजिए, वो कोई भी कपड़ा एक बार से ज्यादा पहनते ही नहीं है, बल्कि कई बार तो एक ही दिन में 5 से ज्यादा बार तक कपड़े बदल देते हैं। सादगी की इस मूरत ने पुलिस, डॉक्टर, संत, इंजीनियर, फौजी, पायलट, हर तरह की वर्दी पहनी है। ऐसी सादगी, ऐसी कम खर्ची कहीं पूरी दुनिया में कच्चे तेल का दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हर कपड़ा सीधा और सादा होता है।
इतना सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए इन्हें अब तक नोबेल मिल जाना चाहिए था। महामानव के विचारों में भी सादगी है, एक फकीरपना है। ये महापुरुष फकीराना तरीके से सोचते हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से दूर इनके विचारों में एक फक्कड़पना दिखाई देता है। कहां नेहरू अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटने के लिए किताबें लिख मारे, और महामानव किताबें पढ़ते तक नहीं हैं। यहां तक कि सरकारी फाइलें तक नहीं पढ़ते। यहां तक कि वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूं। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूं। इतनी सादगी कहां से लाओगे और कहां ले जाओगे? बस ऐसे ही फाइल उठाया, एक बार उसे एक नजर देखा और रख देना। ऐसी सादगी या तो इनके पास है या फिर ईश्वर के पास ही हो सकती है। आपने नेहरू की किताब पढ़ी होगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। बेकार किताब है, कभी ना पढ़िएगा। उसमें नेहरू इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब में अपनी समझदारी दिखा देते हैं, लेकिन महान मानव पूरे आदि अनादि का सर्वत्र ज्ञाता होने के बावजूद अपनी पूरी सादगी से रहते हैं। पर कभी कभी वो कहते हैं ना, ज्ञान का सागर कहीं किसी दरार से फूट पड़ता है, तो हमें सादगीपूर्ण जीवन के उच्च वैज्ञानिक विचार देखने को मिल भी जाते हैं। अलजबरा के महान ज्ञाता a+b into square into bracket square a+b into square into bracket square करे तो आधुनिक संचार प्रणाली राडार के इतने उच्च कोटि के ज्ञान। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, हिस्ट्री के ऐसे महान ज्ञाता होने के बावजूद सिर्फ एक देश का प्रधानमंत्री होने का संतोष। सादगी हो तो ऐसी हो। नेहरू क्या खाकर ऐसी सादगी बरतेंगे? जब ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं करते। ये विश्व गुरु नहीं, ब्रह्मांड गुरु होने की काबिलियत रखते हैं, और सिर्फ इन नराधम प्रगतिशीलों के देश के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। इससे बड़ी सादगी की और क्या मिसाल होगी? सादगी का इंटरनेशनल आलम यह है कि जहां भी गए वहां का ढोल बजाया, जहां भी गए वहीं का परिधान पहन लिया, अपना कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में गए और कहते हैं कि जहां भी जाते हैं वहीं पैसा बचाते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा में पैसे बचाता है। ऐसा आपने कभी पहले सुना है? नहीं सुना होगा। मेरा दावा है कि नहीं सुना होगा। सादगी का आलम यह है कि अगर देश का कोई हिस्सा अशांत हो, वहां आतंकवादी या विदेशी हमला हुआ हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, तो वहां नहीं जाते। ये विपक्षी विरोधी कितना भी कहें, लेकिन ये वहां नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते कितना तामझाम करना पड़ेगा। नेहरू के वंशज इस बात को क्या समझेंगे? जहां मर्जी चले जाते हैं। लेकिन सादगी से रहने वाले हमारे महापुरुष ऐसी किसी भी जगह नहीं जाते। वो उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां बिल्कुल सादगी से रोड शो करने की सादगी भरी सुविधा मिल जाए। इनकी सादगी से मोहित होकर अभी हाल ही में इनके रोड शो में कर्नल कुरैशी के घर वालों ने इन पर पुष्प वर्षा की थी, जबकि इनके ही एक सहयोगी ने कर्नल सोफिया को भरी सभा में अपमानित किया था। इन्हें दिल से जरूर बुरा लगा होगा, इन्हें दिल से बुरा लगता है, जो कि हर सादगी पसंद व्यक्ति को लगता ही है। लेकिन हर सादगी पसंद व्यक्ति की तरह इन्होंने इस अपमान के खिलाफ न कुछ कहा, न कोई कार्रवाई करने की अनुशंसा की। बस सादगी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और रोड शो के दौरान पूरी सादगी से अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा ली। देखिए, मैंने कोशिश की है कि आपको यह बताने की कि सादगी की जीती जाती मिसाल है ये बाकमाल है। लेकिन इनकी सादगी भरे सादा जीवन की सादा घटनाएं अपने आप में इतनी महान हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। आज से 100-150 साल बाद जब कोई सादगी की मिसाल देगा तो कम से कम नेहरू की मिसाल तो नहीं ही देगा। सादगी का अगर कोई रिकॉर्ड होता तो वो अब तक टूट चुका होता।
बल्कि होगा तो टूट ही गया होगा। अब तो सादगी भी शर्माती होगी कि किस मुंह से दुनिया के सामने जाएगी। खैर, सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति को आप सभी अन्य प्रगतिशीलों का शत शत नमन। नमस्कार। अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब न करने वाले पक्के तौर पे देशद्रोही होंगे, या वो जिन्हें सादगी की सही परिभाषा नहीं पता है। बाकी अगर आपके पास भी इनकी सादगी के ऐसे कुछ और उदाहरण हों तो कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि प्रगतिशीलों की आंख से पर्दा हटाया जा सके। नमस्कार।